हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था जीएसटी, ठीक है। एंड जीएसटी में हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि एग्जैक्टली इनपुट आउटपुट क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था एंड आपको अंडरस्टैंड भी हुआ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए थे जो कि आपको सॉल्व करने के लाने थे, ठीक है। तो हम एग्जांपल सबसे पहले सॉल्व करते थे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले एग्जांपल क्या था, बिजनेस ऑफ फर्नीचर। एक फर्नीचर का बिजनेस है और उसका फरवरी मंथ का टैक्स कैलकुलेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो क्या किया है, 100 टेबल परचेस किया है, ठीक है, 400 रुपए के रेट से, ठीक है। और उस पर 18% जीएसटी है, मतलब 4 लाख रुपए। ओके, और इस पे कितना परसेंट जीएसटी, 18%। तो 4 लाख का 18% कितना होता है, 72,000। ओके, उसके बाद 200 चेयर परचेस किए मैंने, कितने, 300 रुपए के भाव से, मतलब कितने हो गए, 3,000 के भाव से, 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख पे सेम 18%। 1,08,000, ठीक है। उसके बाद मैंने 50 चेयर सेल किए, ठीक है। 54,000। ओके, ये 1 लाख 8 हजार है। उसके बाद मैंने 80 टेबल के किए, सेल किए, 8 लाख इंटू 1,04,000, ठीक है। उसके बाद मैंने 40 चेयर सेल किए, ठीक है, 18% इस पे भी, 46, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा परचेस वाला जीएसटी है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो परचेस वाला जीएसटी हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। परचेस, ठीक है। परचेस वाला जीएसटी कितना है, 72, 1,08,000, ठीक है। उसके बाद 54, सॉरी ये दो ही है ना, 54 नहीं है, ठीक है। 54 क्या है, माइनस वाला है, ठीक है, मतलब आउटपुट है, ठीक है। 1,80,000, ये क्या हो जाएगा हमारा परचेस। परचेस मतलब ये क्या होता है, इनपुट, ठीक है। मैंने बोला था अगर हम कोई परचेस करते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, इनपुट, ठीक है। उसके बाद सेल, सेल मतलब आउटपुट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो कितना है, 54 प्लस 1,04,4 प्लस 36, ठीक है। 54 प्लस 1,04,4 प्लस 36, ठीक है, कितना होता है, 234, सॉरी यार, क्या हो रहा है? 234,000, मतलब 2,34,000 हमारे लिए क्या हो गया, आउटपुट। तो मैंने क्या समझाया था, आउटपुट, आउटपुट में से हम क्या करते हैं, जो आउटपुट जीएसटी है, ठीक है, इसमें से हम इनपुट माइनस करते हैं, क्योंकि इनपुट हमने पहले ही पे करके रखा है, ठीक है। 1,80,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, अंडरस्टैंड, इनपुट, ठीक है। अगर ये माइनस करता हूँ मैं, 1,80,000 कितना आता है, 54,000 हमारे लिए क्या आएगा, एक्चुअली टैक्स, ठीक है, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। एंड आपने सही सॉल्व किया होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो क्या किया है मैंने, वुड परचेस किया है 500 kg का, ठीक है, कितने हो गए, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद इस पे भी 18%, ठीक है, 2 लाख पे 18%, ठीक है, 36, ठीक है, 36,000, ओके। उसके बाद
300 kg फेविकॉल परचेस किया है 1000 रुपये, मतलब 3 लाख रुपए। ठीक है, कितना? 5% का ध्यान में रखना है ये, ठीक है। 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? रिपेयर रिक्वायर प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, हमने फिर से परचेस किया है अदर रिक्वायर्ड, मतलब जो जो जरूरत के प्रोडक्ट है हमको, ठीक है, वो परचेस किया है। कितने? 2 लाख रुपए के। उसके बाद कितना परसेंट जीएसटी? सेल 18%, मतलब 36,000। अभी हमने सेल किया है 5 तारीख 15, 1.5 लाख का माल सेल किया है, ठीक है, 18% के हिसाब से। ठीक है, 27,000। ठीक है, उसके बाद 3,20,000 का माल सेल किया है, ठीक है, कितना? 5%, 16,000। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करेंगे हम। सबसे पहले क्या? आउटपुट, मतलब सॉरी यहाँ पर, ठीक है, आउटपुट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब सेल वाला। पहले सेल वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है सेल वाला? एक दो दो आइटम है, ठीक है। 27,000 प्लस 16,000, ठीक है, कितना होता है? 27,000 प्लस 16,000, ठीक है। 43,000 का हमने क्या किया है? जीएसटी में सेल किया है, ठीक है। उसके बाद ने एक्चुअली परचेस कितना किया है? परचेस मतलब इनपुट, ठीक है। इनपुट कितना है हमारा? इसको कैलकुलेट करते हैं। 36,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000, ठीक है। 36,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000, 87,000 का हमारा क्या है? इनपुट है, परचेस किया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 15 लाख आता है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई गलती से, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 15 लाख आएगा, ठीक है, 15 लाख, ओके। 15 लाख पे अगर मैं जीएसटी निकाल दूँ तो कितना आता है? 2,70,000। अंडरस्टैंड? ये अगर मैं 2,70,000 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो पर जाएगा, मतलब 4,30,000, ठीक है। और 4,30,000 में से मैं 87,000 क्या कर दूंगा? माइनस, क्या? क्योंकि इनपुट, सॉरी, आउटपुट, ठीक है, में से इनपुट हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये क्या जाएगा हमारा? टैक्स हो जाएगा, ठीक है। 4,30,000 माइनस 87,000, ठीक है, 3,34,000 हमारा क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा। आई होप कि ये आपका सही है, ठीक है। अगर अगर मेरा गलत है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके, सो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर, सॉरी, जीएसटी क्या है, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुड्स। एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है जीएसटी के अंडर, ठीक है। तो एग्जैक्टली थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, देखो। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, पहला क्या बोल रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह हिल सकती है। लाइक ये फोन, अगर मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह रखूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। लाइक ये टेबल, ये विंडो, ठीक है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह हिल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स। बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब पैसे के अलावा और जो आपके पास सिक्योरिटीज है, शेयर्स वगैरह, ठीक है, उसके अलावा। लाइक अगर मैं एक शेयर दूसरों को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी मूवेबल माना जाता है। पैसे एक जगह से दूसरी जगह में दे सकता हूँ, वो भी मूवेबल है। बट ये गुड्स पे नहीं आता है, ठीक है, ये गुड्स पे नहीं आता है, ठीक है। आगे देखेंगे सर्विस में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ये गुड्स में तो नहीं आता है। गुड्स में वही आता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? वो क्या है? गुड्स। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपको पता है लॉटरी का बिजनेस कैसे किया जाता है, ठीक है। उसमें मैं आपको समझाऊंगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लॉटरी का बिजनेस समझ लो कि जो लॉटरी वाले होते हैं
वो कैसे पैसा कमाते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, मैं क्या करूंगा सबसे पहले, 1 लाख, मतलब मान लो मैंने एक प्राइस रख दिया, ठीक है, एक प्राइस रख दिया मैंने 1 CR का, ठीक है, 1 CR का मैंने प्राइस रख दिया, ठीक है। फर्स्ट प्राइस मैंने रख दिया 1 CR का, मतलब कोई भी एक लॉटरी को मैं अगर देता हूँ तो उसमें 1 CR का प्राइस रखा जाएगा, ठीक है, और वो लॉटरी उसको लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस कैसे किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने क्या किया, एक लॉटरी की प्राइस रख दी 100 रुपए, कितनी, 100 रुपए एक लॉटरी की प्राइस रख दी। और मैंने लॉटरी के टिकट कितने बनाए, 1,20,000, कितने टिकट बनाए, 1,20,000। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना पैसा आया, 1,20,00,000, ठीक है। कितना पैसा है मेरे पास, 1,20,00,000, ठीक है। मैं एक लॉटरी की प्राइस कितनी रखी थी, 100 रुपए, और मैंने कितने लोगों को बेचा, 1,20,00,000 को बेचा, 1,20,000 लोगों को मैंने सेल किया। तो मेरे पास जो पैसा आया वो कितना आया, 1,20,00,000। तो 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ मैं क्या दे दूंगा, प्राइस में दे दूंगा, ठीक है, प्राइस में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन किसको दूंगा, एक मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा, लाइक 120, ये नंबर मैं सेलेक्ट करूंगा और 1 करोड़ की प्राइस दे दूंगा। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसके पास, मैंने क्या किया, उसको बोल दिया कि तू भी एक लॉटरी परचेस कर लिया, ठीक है। उसने एक लॉटरी परचेस कर लिया 120 नंबर की, ठीक है, या फिर 130 नंबर की। और मैंने क्या किया, यही जो नंबर है 130, इसको ही लॉटरी का इनाम दे दिया, ठीक है, इसको ही लॉटरी का मैंने इनाम दे दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम। मतलब मैंने यही लॉटरी की क्लेम किया जो मेरे दोस्त के पास है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉफिट कैसा हुआ, देखो, मेरे पास पैसा कितना आया था टोटल, 1,20,00,000, ठीक है। मैंने प्राइस दिया कितना, 1 करोड़ का, 20 लाख मेरे अंदर चले गए, ठीक है। और अगर मैं 1 करोड़ अपने दोस्त को देता हूँ तो मैं उसको बोल दूंगा 50 लाख तू लेकर रख ले और 50 लाख मुझे दे दे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल 70 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे ही लॉटरी का बिजनेस किया जाता है। अंडरस्टैंड, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। वैसे ये सेंट्रल इलीगल है, ठीक है, बट हो सकता है कि जिस स्टेट में लीगल हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी करते भी है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम। मतलब मैंने क्या किया, एक लॉटरी का नंबर उसे क्लेम कर दिया, अंडरस्टैंड। उसके बाद है ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लैंड है, तो यहाँ पर आपको पता है शुगर के मतलब गन्ना, ठीक है, इसको मैंने लगाया, ठीक है, ओके। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, ठीक है। बट मैंने क्या किया, ये जो है जमीन, इसका मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक पर्सन के साथ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, मान लो 1 CR का एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये जब भी शुगर केन है, ये जब भी आएंगे कुछ समय बाद, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, ये पूरा आप रख लेना, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉस, ऐसा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर भी मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, ऐसा अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करके रखता हूँ तो ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में माना जाता है। अंडरस्टैंड, आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी 2026 चालू है, ठीक है, इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 1 करोड़ का, कि भाई ये जब भी 1 साल बाद इसका जो गन्ना है, शुगर के रहेगा, आप रख लेना, जो भी प्रॉफिट रहेगा सब आप रख लेना, ठीक है। ये वैसे देखा जाए तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, ये जब भी निकलेंगे तब मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये गुड्स में आता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, आई होप कि आज तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ठीक है। अभी गुड्स में क्या क्या और आता है, ठीक है, ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला था, कोई भी चीज बिना जोड़े तोड़े एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, ठीक है, मोबाइल फोन, एसी, फ्रिज, ठीक है, ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जांपल लॉटरी, ठीक है, बेटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है, सिर्फ यही 3 टैक्सेबल है, ठीक है, बाकी एक्शनेबल क्लेम जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी बाकी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपको पता है, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसको पहले ही बोल के रखा है, ठीक है, कि एक बिल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 215 नंबर का एक बिल है, तो मैंने क्या किया, इसका जो अमाउंट है पहले क्लेम करके रखा है, ठीक है। तो ये जो है, ये गुड्स में नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, यही 3 बातें हैं जो एक्शनेबल क्लेम में आती है, तो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद है ग्रोइंग क्रॉप्स, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, जमीन में जो फसल होती है, ठीक है, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हो तो वो गुड्स माना जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। और गुड्स में क्या नहीं है,
पैसे, ठीक है, कैश चेक, प्रॉमिस नोट, ठीक है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन ये गुड्स में नहीं आता है, ठीक है। सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ये भी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, इन्हें बेचना गुड्स नहीं है, बट इसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं, ठीक है, अनलेस अंडर कंस्ट्रक्शन, फ्लैट जो भी है शेड्यूल बी में सर्विस माना जाता है। जब मैंने आपको बताया था शेड्यूल 2, ठीक है, कि ऐसे कुछ और भी प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है, तो यही है लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता क्योंकि इसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, ठीक है। बट बट मान लो कि मेरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस केस में मुझे जीएसटी लगती है। इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि जब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मैं सीमेंट लूंगा, सीमेंट पे जीएसटी लगती है, ब्रिक्स, जीएसटी लगती है ना, यस, तो इस पे जीएसटी लगती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर है तो उसमें जीएसटी लगती है, बट आपका घर पूरा रेडी हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। देखो, गुड्स मनी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एक्सटर्नल ग्रोइंग फ्लॉक्स बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद है सर्विस, हम किसे बोलते हैं, ठीक है। देखो, अदर देन गुड्स मतलब जो भी गुड्स को छोड़ के और मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के जितना भी आपको दिख रहा है वो सब सर्विस है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सर्विस मैं गुड्स हो गया नहीं, तो जितना भी आपको गुड्स जो है वो छोड़ के दिख रहा है वो क्या है, सर्विस, ठीक है। मतलब जो भी गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस है, ठीक है। तो इसकी भी हम डेफिनेशन समझते हैं। देखो, इसको दो पार्ट में हम समझेंगे, ठीक है। क्या सर्विस है, सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी जो गुड्स की डेफिनेशन में फिट नहीं होती, मतलब जो गुड्स बिल्कुल भी नहीं है वो क्या है, सर्विस है। लाइक टीचिंग, डॉक्टर, सलून, कंस्ट्रक्शन लेबर, रेंटिंग प्रॉपर्टी, मतलब मैंने प्रॉपर्टी का रेंट पे दी है तो वो क्या है, सर्विस में माना जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद सेपरेट कंसल्टेशन ऑफ फॉर मनी, पैसा खुद सर्विस नहीं है लेकिन पैसों को यूज करने के लिए अलग अलग से चार्ज दिया जाता है, वो क्या है, सर्विस, ठीक है। एक्चुअली में पैसा सर्विस नहीं है, बट जो पैसों के लिए हम चार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है, ठीक है। अब ये जो पुअर पर्सन है इसने क्या किया है, 1 लाख रुपए लिए है, तो इसके तरफ से, इसके तरफ से, रिच वाले पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो अभी इसने तो सर्विस किया ना, पैसा तो दिया, आने वाले समय बाद ये पैसा इसका रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये सर्विस माना जाएगा, कुछ माना जाएगा, ये कुछ भी नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पैसों का हो रहा है, ठीक है। बट इसके बदले इसने 1 लाख दिया और इसके बदले इसने अगर 5,000 रुपए इंटरेस्ट लिया होता तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सर्विस। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सर्विस। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ। मतलब इसने लिए कितने थे, 1 लाख, बट इसने रिटर्न कितने दिए, 1,05,000। कितने दिए, 1,05,000। आई होप कि ये बात आपको अंडरस्टैंड हुई। तो 5,000 ये क्या हो जाएगा, सर्विस। और मुझे बताओ इस पे हमें जीएसटी पे करना होता है क्या, ये हम समझेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं अगर इंडिया से अमेरिका जाता हूँ, ठीक है, अमेरिका जाता हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में कितने, 10,000, और मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया एज अ डॉलर में, डॉलर में कन्वर्ट किया, तो इस पे जो पर्सन है वो कमीशन लेगा, ठीक है। तो जो मैंने पैसे कन्वर्ट किया डॉलर में, वो तो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, बट जो कमीशन लिया वो सर्विस मानी जाती है, वो सर्विसेबल चार्ज माने जाते हैं, अंडरस्टैंड। मतलब जो इंटरेस्ट सर्विस है वो क्या है, चार्ज माने जाते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। समझ में आया, जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस, ठीक है, मनी और सिक्योरिटीज छोड़ के, ये गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, गुड्स क्या है एंड सर्विस क्या है, ठीक है। तो इसके मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ये गुड्स में आती है कि सर्विस में आती है। गुड्स में तो नहीं आती, इतना तो आपको पता है, ठीक है। बट अगर इस पर मैं रेंट पर दे रखा है तो ये क्या आ जाएंगी, सर्विस में आ जाएंगी, ठीक है। और अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये गुड्स में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। सो इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे बाकी का पार्ट्स, ओके। सो वाइंड अप करता हूँ मैं, थैंक यू।